Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the NCERT exercises of P block elements. Students, आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में केमिस्ट्री के पेपर में जनरली NCERT के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NCERT के क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल हैं, बट उनके क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। तो इसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी जो कुछ जिसमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, गिव रीजन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखिए दो अलग बातें करी हुई हैं हमसे। एक बात तो वो हमसे कर रहे हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, और एक बात कर रहे हैं पेंटाहेलाइड्स की। स्टूडेंट्स, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसका मतलब होता है रेजिडुअल चार्ज, ठीक है। और रेजिडुअल चार्ज हम किस तरीके से निकालते हैं, एक्स मान के निकालते हैं। तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पर N2O5 का, सपोज करो कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का, N2O5 ले लिया। N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है। अगर हम इसको x मान के करते हैं 2x - 10 = 0 करके निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ये बॉन्ड बनाएगा। अगर हम N2O5 का स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। और आप अगर हम यहाँ पे देखें तो जो दो नाइट्रोजन है हमारा, ये फर्स्ट और ये सेकंड नाइट्रोजन है, दोनों कितने बॉन्ड बना रहे हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4। इन द सेम वे ये नाइट्रोजन भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। यानी नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर डी ऑर्बिटल होंगे ही नहीं तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर डी ऑर्बिटल होते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, sp3d, डी इसके पास होता ही नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेन बात जो हमने यहाँ पे समझी है वो क्या, कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, और पेंटाहेलाइड का मतलब ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 5 कोवेलेंट बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। आपको इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये बताइए कि पेंटाहेलाइड मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 5 कोवेलेंट बॉन्ड which is absent in case of nitrogen because it has no d orbitals, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, pH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बात करी हुई है बॉइलिंग पॉइंट की और pH3 की। तो स्टूडेंट्स, pH3 और NH3, pH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है, क्यों? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है हाइड्राइड्स की, जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी, और वहाँ हमने डिस्कस कर लिया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो H बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो अमोनिया H बॉन्ड्स बनाता है, जबकि pH3 H बॉन्ड्स नहीं बनाता। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7.3, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद में अमोनिया लेविस बेस की तरह क्यों बिहेव करता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो क्वेश्चन समझना है स्टूडेंट्स वो है, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट pH3 इज़ बेसिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने हमसे रीज़न नहीं पूछा है कि pH3 बेसिक नेचर का क्यों है। उसका तो रीज़न हमारे पास में है कि इसके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर से डोनेट करेगा तो लेविस बेस बन जाएगा। लेकिन इन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, इन व्हाट वे यू कैन प्रूव, यानी कि हमें एक रिएक्शन बतानी पड़ेगी जो ये जिससे ये हमें पता लग जाए कि ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करता है। तो एक सिंपल रिएक्शन आप याद कर लीजिए, pH3 + HI गिव्स pH4i। ये H इससे जुड़ जाएगा, pH4i बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये फॉस्फीन है, pH3 जो है वो अपना लोन पेयर किसको दे रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड को दे रही है, और इस तरीके से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम सिंपली स्टूडेंट्स pH4i भी लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन शो कर रही है कि फास्फोरस अपना लोन पेयर HI को दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। PCl3 जो है वो मॉइस्चर के साथ में फ्यूम्स क्यों बनाती है? मॉइस्चर का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर के साथ में जो है ये
फ्यूम बना रही है। तो सिंपल हमें रिएक्शन लिखनी है, PCl3 प्लस वाटर गिव्स H3PO3 प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा HCl बनेगा। और जो ये HCl होता है ये फ्यूम्स के फॉर्म में होगा, तो हमें जो फ्यूम्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, HCl के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात हुई हुई है क्वेश्चन नंबर 7.9 में, जो इस साल सिलेबस से डिलीट हो गए, बट मैं आपको इसको इन ब्रीफ बाद में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.10, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, वो ये है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7.32, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऑलरेडी डिस्कस्ड है स्टूडेंट्स, ये भी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैपन्स व्हेन concentrated sulfuric acid is added to कैल्शियम फ्लोराइड। पहली रिएक्शन इसकी कैल्शियम फ्लोराइड के साथ में बतानी है हमको, और दूसरी रिएक्शन जो है वो SO3 को जब हम वाटर में से पास करते हैं तो क्या होता है, सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, SO3 प्लस वाटर गिव्स H2SO4 एंड CeF2 प्लस H2SO4 गिव्स CeSO4 प्लस HF। यहाँ HF की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट मुझे समझाना है, थोड़ा सा टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15th क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। इसमें ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एलोजेंस इसके अंदर पी ब्लॉक 17 ग्रुप एलिमेंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और हम ये 11th में भी स्टडी कर चुके हैं कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, राइट। फ्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, क्यों? तो स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने दो डिफरेंट टर्म्स को कोरिलेट करा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों होती है, इसका रीज़न अलग है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उसका रीज़न अलग है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और हमें ये भी पता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल एक सिंगल टर्म नहीं है, इट इज़ द सम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। यहाँ हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डी एंड एफ में हमने मेटल्स की बात करी थी, तो वहाँ पे जो थी वो 3 एनर्जी अलग थी, यहाँ 3 एनर्जी अलग है। यहाँ कौन सी 3 एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, एक तो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक होगी हाइड्रेशन एनर्जी, और एक होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इन तीनों का सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और जिस भी एलिमेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन के केस में क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इन 3 एनर्जीज़ का सम करते हैं तो वो जो सम है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम इसके अंदर देख लेते हैं, और वो ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वाई HCl रिएक्ट्स विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन। HCl जो है वो फाइनली जो है पाउडर्ड आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो वो फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता। देखो स्टूडेंट्स, जब आयरन की HCl के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि FeCl2 बनता है, इस केस में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, FeCl2 बन रहा है। क्वेश्चन ये है कि वो FeCl3 क्यों नहीं बनाता। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रही है, H2 गैस, और H2 हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर FeCl3 बनेगा भी तो ये H2 FeCl3 के साथ रिएक्ट कर FeCl3 को रिड्यूस करके वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, FeCl2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7.22 देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड लीड टू
अ रिडॉक्स रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन तो वो होगी ना जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा आफ्टर रिएक्शन। तो पहला तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स इसमें हमें यही हो जाता है कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कौन से वाला हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये दो तरह के हाइड्रोलिसिस देता है, एक देता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और एक देता है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चन में ये क्लियर ही नहीं है कि ये कौन से हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो ये रिएक्शन होती है। अब आप देखिए इसमें किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया है। जिनॉन पहले भी +6 था और अब भी क्या है, +6 ही है। ऑक्सीजन -2 था, -2 है, H+1 है, +1 है, फ्लोरीन -1 से -1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पार्शियल की। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो भी जिनॉन दो तरह की रिएक्शन देता है स्टूडेंट्स, एक तो वो ये रिएक्शन देता है और एक वो ये वाली रिएक्शन देता है। अब आप देखिए दोनों ही रिएक्शंस के अंदर जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, और अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पर भी जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, यानी कि दोनों ही रिएक्शन, यानी कि जो जिनॉन की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस होती हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है स्टूडेंट्स हमारा, वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट एंड ट्राईहेलाइड्स। तो देखो स्टूडेंट्स पेंटाहेलाइड का मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, 5, और अगर हम ट्राईहेलाइड्स की बात करते हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर स्टूडेंट्स 5 बॉन्ड बनने हैं तो भाई वो तो शेयरिंग से तो बननी, वो वाले जो बॉन्ड हैं वो शेयरिंग से ही बन पाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफ़र तो कर नहीं पाएंगे, और अगर हम उनको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे तो आयनिक बॉन्ड तो बनेंगे नहीं, यानी कि पेंटाहाइलाइड के फॉर्म में केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है, और इसलिए कौन से बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट। हाँ, जब ट्राईहेलाइड्स होते हैं, जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो जो हैं वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, यानी कि वहाँ कौन सा नेचर आ जाएगा, आयनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम, हाउ डज अमोनिया, क्वेश्चन नंबर 7.5, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट्स विद, कि जो अमोनिया है वो कॉपर +2 के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। जब कॉपर +2 की रिएक्शन हम NH4OH के साथ में करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है CuNH3 का होल 4+2, ठीक है, जिसका डीप ब्लू कलर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन दैट ऑफ PCl3, वाई, क्वेश्चन नंबर 7.7। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें PH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जो sp3 आएगा, और फिर हमें इसकी शेप निकालनी है। ठीक है, जो मैं आपको प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप की वीडियोस में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी तरीके से जब हम PH4 का निकालेंगे स्टूडेंट्स तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3, और इसकी भी शेप कैसी आएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बट दोनों की शेप क्या होगी, अलग होगी। क्यों, क्योंकि PH3 के अंदर हमें क्या मिलेगा, लोन पेयर मिलेगा, जबकि PH4+ में लोन पेयर नहीं है। तो मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि अगर लोन पेयर होता है तो शेप जो है वो sp3 के अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि वह वैसे पर थ्योरी अप्लाई हो जाएगी और शेप चेंज हो जाएगी। तो देखो ये वाली जो शेप बनी हुई है, ये शेप किसकी आ गई हमारे पास, PH3 की आ गई, और यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया है। तो लोन पेयर की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये कौन सी शेप में आ जाएगा, पिरामिडल शेप के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम PH4+ की बात करेंगे तो उसके अंदर लोन पेयर जो है वो 0 है, लोन पेयर 0 है, इसका मतलब शेप sp3 के अकॉर्डिंग ही होगी, यानी कि शेप कैसी होगी इसकी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, अब आप देखिए हमने ये तो 11th में ही पढ़ा था कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट हैं जैसे इस केस में, तो 2 तरह के लोन रिपल्जन्स लगेंगे। इसके अंदर कौन कौन से रिपल्जन्स लगेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर लोन पेयर बॉन्ड, इसके अंदर जो रिपल्जन लगेंगे वो लगेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये लग गया बॉन्ड पेयर
और ये वाला कौन सा हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो उसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जबकि इसका बॉन्ड एंगल नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल शेप का होता है वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी मैं बाद में डिस्कस, हाँ इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है ये भी चलो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ लास्ट के अंदर, क्योंकि ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7.15 देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है। क्या क्वेश्चन है ये हमारा, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। सल्फर 16 ग्रुप एलिमेंट्स है, इसके हमें सोर्सेज बताने हैं। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ये कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलता है, और जब कंबाइंड स्टेट में मिलता है तो ये हमें सल्फेट्स के रूप में मिलता है और सल्फाइड्स के रूप में मिलता है। तो एक दो एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए। सल्फेट्स के फॉर्म में जब ये हमको मिलता है तो सल्फेट के फॉर्म में ये हमें मिलेगा, तो एक तो जिप्सम के फॉर्म में मिलेगा, दूसरा एप्सम सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, और एप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया, MgSO4.7H2O। जब ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा तो स्टूडेंट्स जनरली ओर्स के फॉर्म में मिलता है। ये चैप्टर इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज आपको ये सारे याद होते। तो गैलेना के फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ PbS। जिंक ब्लैंड के फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ ZnS। कॉपर पायराइटिस के फॉर्म में मिलता है, जैसे CuFeS2। आयरन पायराइटिस के फॉर्म में मिलता है FeS2। तो ये इसके ओर्स हो गए जो जनरली सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा कुछ सल्फ़र जो है वो H2S गैस के फॉर्म में मिलता है, और कुछ ये जो है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स में मिलता है, जैसे कि एग्स में मिलता है, प्रोटीन्स में मिलता है, गार्लिक और ओनियंस के अंदर मिलता है, हेयर एंड वूल के अंदर मिलता है, यानी कि ये लिविंग बींग्स के अंदर भी मिलता है। तो ये तो आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको बात समझाने वाली नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट होगा, क्वेश्चन नंबर 7.19। कई बार ये आपसे सैम्पल क्वेश्चन भी पेपर में भी पूछा गया है, फाइनल एग्जाम्स में भी पूछा गया है, और NCERT में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन अलग अलग वे में। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। हाउ इज़ ओजोन इज़ एस्टिमेटेड। ओजोन को कैसे एस्टिमेट करेंगे, क्वान्टिटेटिवली कैसे एस्टिमेट करेंगे, यानी कि इसके अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले ओजोन को हम KI के एक्सेस के अंदर उसकी रिएक्शन कराएंगे, और फिर उसमें जो है आयोडीन गैस लिबरेट होगी। अब जैसे कि ये इक्वेशन है आपकी ये वाली, इसमें आप देखो ये कौन है, ओजोन गैस है, और इसकी रिएक्शन हम आयोडाइड यानी कि KI में कौन सा आयन है, I नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, और इस तरह से ये 2I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो हमें लर्न करनी है। अब जो ये आयोडीन निकलेगी स्टूडेंट्स, ये आयोडीन, इसकी ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है इसकी हम टाइट्रेशन करेंगे। किसके साथ करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। ये है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। तो टाइट्रेशन करके स्टूडेंट्स हम किसकी अमाउंट निकाल लेंगे, आयोडीन की, और वो आयोडीन की अमाउंट जो है वो इनडायरेक्टली हमें किसकी अमाउंट बताएगी, ओजोन की। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 रिएक्शन याद करनी है। पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक है। इस टाइट्रेशन में जो हम इंडिकेटर यूज में लेंगे वो क्या लेंगे, स्टार्च लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद करना है कि जब KI की रिएक्शन जो है ओजोन के साथ कराई जाती है तो आयोडीन प्रोड्यूस होती है। उस आयोडीन की रिएक्शन हम सोडियम थायोसल्फेट से कराएंगे, किस इंडिकेटर की टाइट्रेशन कराएंगे, और उस समय हम इंडिकेटर क्या काम में लेंगे, स्टार्च। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.20। व्हाट हैपन्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कौन सी गैस की बात हो रही है, SO2 गैस की बात हो रही है। और मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि SO2 गैस जो है वो किसका काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम SO2 गैस को Fe+3 में से, Fe3 का मतलब क्या हो गया, Fe+3 आयन में अगर इसको पास करेंगे तो क्या हो गया, ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो जाएगा, और जब Fe+3 का रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Fe+2 में।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ओवरऑल रिएक्शन लर्न करनी है कि जब हम Fe+3 की रिएक्शन SO2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। Fe+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में, और SO2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4-4 में, सॉरी SO4-2 में, यानी सल्फेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर यहाँ पे एक्चुअली ये बात बताई गई कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है और वह Fe+3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 7.21। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ SO बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल्स। SO2 मॉलिक्यूल में जो SO बॉन्ड बनते हैं उनका कैसा नेचर है, क्या S2 SO बॉन्ड्स जो हैं उनकी बॉन्ड लेंथ, आर द 2 SO बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल, क्या वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको पहले की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ SO2 का स्ट्रक्चर। देखो स्टूडेंट्स, SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का है जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वो कितना आ जाता है, sp2 आ जाता है, और इसमें एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन है और ये हमारे जो बने हुए हैं 2 बॉन्ड बने हुए हैं। इसमें से एक एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक एक पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड 2 टाइप के हैं इसमें, एक तो है पी पाई बॉन्ड ये, और एक है पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 तरह के हैं, लेकिन वो 2 नेचर, एक तो हो गए उसमें पी पाई तरह के, और एक क्या हो गए उसके अंदर आपके पी पाई डी पाई तरह के बॉन्ड्स हो गए हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ तो इसमें इक्वल मिलेगी क्योंकि इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी स्टूडेंट्स, तो मैं उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इनको एक्सचेंज कर दूंगी। जहाँ पी पाई वहाँ पी पाई डी पाई लिख दूंगी, जहाँ पी पाई डी पाई है वहाँ मैं क्या लिख दूंगी, जैसे कि ये बना हमारा बॉन्ड, ये लोन पेयर है ही, तो यहाँ पर मैंने अब क्या लिख दिया, पी पाई डी पाई, यहाँ मैं लिख दूंगी पी पाई डी पाई, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, पी पाई। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ तो सेम हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड 2 तरह के हो जाएंगे इसके अंदर, पाई बॉन्ड 2 तरह के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी आपका 7.22। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस। अगर SO2 गैस है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहली बात तो उसको हम उसकी स्मेल से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक पंजेंट गैस होती है, इसमें तीखी गंध होती है। अच्छा, अगर हमें इसका टेस्ट करना है तो स्टूडेंट्स हम 2 तरह की रिएक्शंस है हमारे पास जिससे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, ये तो हमने अभी देखा ही था कि जो SO2 होती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग करेक्टर शो करती है। तो पहली रिएक्शन स्टूडेंट्स ये वाली है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, हमको सबको पता है पिंक वायलेट कलर का होता है, और उसमें हम SO2 गैस को पास करेंगे तो SO2 खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन जो MnO4-1 है इसका रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ Mn की वैलेंसी कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7, और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यानी रिडक्शन हो गया। और Mn+2 जो होता है वो कलरलेस होता है। तो देखो हमने एक्चुअली करा क्या, SO2 गैस को पोटेशियम परमैंगनेट में पास किया तो उसका जो पिंक कलर था वो गायब हो गया। ठीक है, SO2 टर्न्स पिंक वायलेट कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन कलरलेस, वो उसको क्या कर देगी, कलरलेस कर देगी। तो ये तो हो गया हमारा टेस्ट नंबर 1। दूसरा क्या है कि SO2 टर्न्स ऑरेंज कलर्ड, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि वहाँ डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमियम में। ये वाली रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, ये डाइक्रोमेट है ऑरेंज कलर का, और इसकी रिएक्शन SO2 के साथ कराएंगे तो ये डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। सिंपल। अब देखो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के हमारे पास 3 तरह के टेस्ट आ गए। नंबर 1, SO2 गैस क्या हो गई, पंजेंट। नंबर 2, वो KMnO4 के पिंक वायलेट कलर को कलरलेस कर देगी। एंड नंबर 3, जो SO2 गैस है वो ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करना है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, दैट इज 7.25। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे ये कहा है कि जो H2SO4 को अगर हम पानी में डालते हैं तो Ka1 और Ka2 में से Ka2 की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक्चुअली H2SO4 कितने H+ रिलीज कर सकता है, 2 रिलीज कर सकता है। तो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी स्टूडेंट्स। पहली इक्वेशन, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये H+ रिलीज करेगा और ये H+ किससे जुड़ जाएगा, वाटर से, क्या बनाएगा H3O+, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा HSO4-। और इसकी Ka1 की वैल्यू हमने नोट कर ली। Ka1 कहते हैं स्टूडेंट्स हम डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन का हमारा आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमने कहा कि ये 2 H+ रिलीज कर सकता है, अभी तक इसने कितने H+ रिलीज करे हैं, 1। अब दूसरा H+ रिलीज करेगा तो कहाँ से रिलीज करेगा, वो HSO4- से, ठीक है। जब वो HSO4- फिर अपना H+ रिलीज करता है तो क्या बन जाता है, सल्फेट। एक्चुअली इसमें रिएक्शन क्या हो रही है स्टूडेंट्स की, जो H2SO4 है वो पहले क्या बना रहा है HSO4- और फिर HSO4- जो है वो क्या बना रहा है SO4-2। तो यहाँ इसने एक H+ लूज किया और यहाँ पर इसने सेकेंड टाइम H+ को लूज करा। तो देखिए समझने की बात क्या है कि जब पहला H+ रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वो H2SO4 में से हो रहा है, और H2SO4 कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, तो इजीली ये रिलीज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में Ka1 की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम H+ को लूज करता है तो वो HSO4- में से करता है। HSO4- पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज तो प्लस चार्ज लेना चाहेगा ना, लेकिन इसको लूज करना है तो ये कम लूज करेगा, यानी कि Ka2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल बात ये है स्टूडेंट कि फर्स्ट केस में Ka1 की वैल्यू ज़्यादा क्यों है Ka2 से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में H+ रिलीज हो रहा है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जबकि सेकंड केस में H+ रिलीज हो रहा है एक एनायन से। एनायन जो है वो H+ को रिलीज करने की बजाय उसको लेना चाहेगा ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो Ka2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। H+ ज़्यादा रिलीज होंगे तो Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, H+ कम रिलीज होंगे तो Ka2 की वैल्यू कम होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7.24, वैसे मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हैबर प्रोसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, हैबर प्रोसेस, ठीक है। और हैबर प्रोसेस की तरह ही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। क्या है क्वेश्चन, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो फर्स्ट इक्वेशन होती है ना वो ये वाली होती है कि जब SO2 गैस जो होती है, S से क्या बनता है SO2, और SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है SO3, और जब वो SO3 बनाती है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ में ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में तब जाएगी, यानी कि ज़्यादा SO3 गैस तब बनेगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड में तब जाएगी जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है हमने टेम्परेचर का हम रखा है दैट इज 720 केल्विन, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक प्रेशर की इफेक्ट की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ कितने मोल हो गए, 2 मोल्स, और यहाँ पर भी 1 मोल ये है, सॉरी यहाँ पर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये 2SO2 करोगे आप तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में तब जाएगी जब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए यहाँ प्रेशर हमने बढ़ा दिया है दैट इज़ 2 बार। अब क्या है स्टूडेंट्स की जब टेम्परेचर कम होता है तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए वी हैव टू यूज़ कैटलिस्ट। तो यहाँ हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ में लेंगे, V2O5, ठीक। सेम जैसे हमने हैबर प्रोसेस में करा था बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों की कंडीशंस सेम है, प्रेशर की भी टेम्परेचर की भी, ठीक है। कैटलिस्ट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, बट दोनों रिएक्शंस के अंदर प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, और कैटलिस्ट यूज़ में आएगा। वो बात अलग है कि उसमें कैटलिस्ट अलग है और इसमें कैटलिस्ट अलग है। क्वेश्चन नंबर 7.26 जो एक्चुअली स्टूडेंट्स अभी अभी हमने डिस्कस करा उसी की सेकंड फॉर्म दे दी है इन्होंने।
considering the parameters of bond dissociation energy and electron gain enthalpy and hydration energy, compare the oxidizing power। ये भी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन की फॉर्म बदल गई है, आंसर इसका वही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमें क्या शो करना है, एनामोलस बिहेवियर, कि फ्लोरीन जो है वो एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लोरीन जो होता है एनामोलस बिहेवियर कौन कौन से शो करती है। एक तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो -1 होती है। दूसरी बात, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसकी वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाती जैसे बाकी के हैलोजेंस करते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो नहीं करती, कोवेलेंट कंपाउंड ये नहीं बनाती। दो स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और उसकी वजह से जो है HF तो लिक्विड हो जाता है जबकि बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गैसियस हो जाएंगे। तो ये बातें हम कहीं ना कहीं इनको पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 7.28। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स याद करने की बात है कि C इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन। ये हमने हैलोजन की डेफिनेशन में ही करा था कि जो हैलोजन्स को हम हैलोजन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है सी में, समुद्र में अधिकतर ये सॉल्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ तो हम एक दो एग्जाम्पल याद करने हैं स्टूडेंट। सी वाटर के अंदर क्लोराइड्स मिलेंगे, ब्रोमाइड्स मिलेंगे, आयोडाइड्स मिलेंगे। किसके मिलेंगे, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे ये है कार्नेलाइट, तो इसमें आपका जो है KCl MgCl2.6H2 हो गया। सी वीड्स के अंदर मिलता है, सी वीड्स के अंदर स्टूडेंट्स आयोडीन मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आप जो है इस आधार पर आप कह सकते हो कि सी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन। याद करना है स्टूडेंट्स, इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो मैंने कहा था कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये मैंने यहाँ पर फिर से आपको बता दिया है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज द सम ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा EGH और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं फ्लोरीन के लिए, तो इन सब का जो टोटल है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। क्लोरीन से ज़्यादा है। अगर हम इन तीनों एनर्जीज़ का टोटल करें फ्लोरीन के लिए और इन तीनों एनर्जीज़ का टोटल करें क्लोरीन के लिए, तो वो ज़्यादा किसके लिए आएगा, फ्लोरीन के लिए। इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर भी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। वाई ICl इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन। स्टूडेंट्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जब मैंने आपको 17 ग्रुप एलिमेंट्स में एक्सप्लेन करा था तब बताया था कि सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से है, अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें तो। क्यों, क्योंकि इंटर हैलोजन्स में जो बॉन्ड मिलता है, यानी कि ICl के बीच में जो बॉन्ड होगा I और Cl के बीच में, और एक बॉन्ड होगा I और I के बीच में, तो यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी I2 के केस में, यहाँ ओवरलैपिंग जो है ICl के केस में कम होगी, क्योंकि I2 में दोनों एटम I के हैं तो सिमिलैरिटी है इनके अंदर, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। ठीक है, हीलियम इज़ यूज इन डाइविंग एपरेटस। स्टूडेंट से पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, और इसको हमने सॉल्यूशन के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ब्लड में ये कम सॉल्युबल होती है और इसीलिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को हम डाइविंग एपरेटस, यानी कि जो गोताखोर होते हैं वो जो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स किया जाता है। ठीक है, हेनरी लॉ पढ़ा था हमने सॉल्यूशन में, वहाँ भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप कि क्वेश्चन नंबर 7.1 देखिए, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है, तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है, उनका साइज़ कैसे चेंज हो जाता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ कैसे चेंज होता है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। सारी बातें हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स की जो मैंने वीडियो थी उसमें शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करना है स्टूडेंट्स वो आता है हमारा 7.7,
और स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पर तो मैं आपको क्वेश्चन समझना है एक्चुअली हमें कि इसमें लिखना क्या है। इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद HNO3। अगर कॉपर को हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब हम डाइल्यूट HNO3 काम में लेते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, और जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 काम में लेते हैं तो हमें NO2 गैस मिलती है। अदरवाइज कॉपर नाइट्रेट और वाटर तो दोनों ही केसेस के अंदर मिलता है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम ऑलरेडी 15 ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7.8, गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देने हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसका रेजोनेटिंग बनाना है तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ हम क्या लगा देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देंगे, और जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहाँ हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो ये हमें इसका क्या मिल जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। N2O5 का स्ट्रक्चर हम पहले ही वीडियो में मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ 15 ग्रुप में, तो वो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब देखो, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। करना क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ लगा दो एरो, डबल बॉन्ड की जगह लगा दिया एरो, एरो की जगह लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। एरो की जगह लगा दिया डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जगह लगा दिया एरो, तो हमें क्या मिल जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। ये देखो PCl5, क्वेश्चन नंबर 7.16, कि जो PCl5 होता है ये क्या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, PCl5 के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5, वो तो मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है तो भाई ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर सकता है, -3 में +3 में रिड्यूस तो कर सकता है। और अगर इसने रिड्यूस कर दी तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और रिडक्शन हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसकी नहीं बढ़ा सकते। अगर हम करना चाहें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो नहीं कर पाएंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक अगर इसके हमें एजेंट जस्टिफाई करना है स्टूडेंट्स तो वी हैव टू गिव वन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप लर्न कर लेना। PCl5 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो PCl3 और क्या बनाता है, HCl बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जस्टिफाई द प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ OS SCTE एंड PO इन द सेम ग्रुप। देखो स्टूडेंट्स, कौन से ग्रुप में है, 16 ग्रुप में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, हमें ये जस्टिफाई करना है कि हम इन सबको एक ही ग्रुप में क्यों रखें, ठीक है। किस बेस पे बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताना है, और हाइड्राइड के फॉर्म में बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि एक ही ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्राइड फॉर्मेशन। यानी हमें ये बताना है कि ये सब की इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, और इनके हाइड्राइड्स भी सेम टाइप के हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, तो अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका कैसा है, सेम है। ये देखिए लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इट मीन्स इनको एक ही साथ हमें 16 ग्रुप में रखना चाहिए। जहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगभग कैसी है, सेम ही है, +2 +4 +6 तो सभी शो करते हैं अगर हम एक ऑक्सीजन को छोड़ दें तो। अच्छा, जब हाइड्राइड्स बनाते हैं तो स्टूडेंट्स सभी के हाइड्राइड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, sp3 हाइब्रिड होते हैं, और सभी कैसे होते हैं, V शेप के होते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सब इसी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब इन सबको हम एक ही साथ एक ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ भी है, इसको आप समझ लीजिए। नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ O- एंड O2O-2, ठीक है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ O-2 रादर देन O-। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि O से जब O- बनता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है।
लेकिन जब O से O-2 बनता है तो पॉजिटिव होती है, यानी हमें देनी पड़ती है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं कि भाई जब सिस्टम तो वो स्टेबल होता है ना, वो वाला सिस्टम स्टेबल होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो उस हिसाब से तो O- के कंपाउंड ज़्यादा बनने चाहिए, लेकिन कंपाउंड किसके ज़्यादा बनते हैं? O-2 के। ऐसा क्यों? तो देखो स्टूडेंट्स, इतना बड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती जितना यहाँ दिया गया है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा केस है ये वाला, कि जब O में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और O-2 में कितने होते हैं? 8, यानी इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जब O से O-1 बनता है तो इलेक्ट्रॉन 6 से कितने होते हैं? 7, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखें तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया है? O-2 क्या हो गया है? स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है कि डेल्टा EGH और लैटिस एनर्जी अगर हम देखें, यानी O-2 को बनाने के लिए जो एनर्जी हमें बनाते समय जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसका साइन कैसा होता है? माइनस होता है। और डेल्टा EGH हमें देनी पड़ती है। जब हम O-2 की बात कर रहे हैं तो देखो डेल्टा EGH कैसा है? पॉजिटिव है, लेकिन लैटिस एनर्जी क्या है? माइनस में। अगर हम डेल्टा EGH का किसका टोटल कर रहे हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा EGH का, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, प्लस हम क्या कर रहे हैं? लैटिस एनर्जी। और ये हम दोनों का टोटल करके देखते हैं। जब हम O से क्या बनाते हैं? O-, और जब हम O से क्या बनाते हैं? O-2। तो हम ये देखेंगे कि O से O-2 जब बनेगा ना, उस समय में इसका टोटल ज़्यादा है, यानी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो O से O-2 की एनर्जी प्लस में है, लेकिन अगर हम टोटल करें लैटिस एनर्जी और डेल्टा EGH को, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव आएगी? O से O-2 की। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे देखें या लैटिस एनर्जी के फॉर्म में देखें तो O-2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 7.20। विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन गैस? याद करना है स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो होते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ये हम सबको पता है। कुछ एक एग्जाम्पल आप करना चाहें तो कर लीजिए, जैसे CCl2F2। ठीक है, और क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये फ्री रेडिकल को रिलीज़ करते हैं। जैसे कि ये केस देख लीजिए आप, Cl2CF2 जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये Cl फ्री रेडिकल बनाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन गैस को डिप्लीट करके कौन सी गैस बना देता है? O2 गैस बना देता है। तो अगर आपको इक्वेशन याद हो तो ठीक है, अदरवाइज हमने ये कर लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को लिबरेट करते हैं, डिप्लीट करते हैं, तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, हाउ SO2 इज एन एयर पॉल्यूटेंट? SO2 गैस एयर पॉल्यूटेंट की तरह क्यों काम करती है? तो स्टूडेंट्स इसमें हमें याद ही करना है। फर्स्ट केस तो है इट इज़ इरिटेटिंग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जहाँ हम सांस लेते हैं, वो वाला जो पूरा ट्रैक्ट होता है उसमें इरिटेशन कॉज करती है, और उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो जाती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। और इस ऑल्सो अफेक्ट्स द लैरिक्स, वॉइस बॉक्स पे भी इसका असर पड़ता है। दूसरा, अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो इट अफेक्ट्स द प्लांट्स के अंदर ये क्या करती है? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को रोकती है, जिसकी वजह से उनका ग्रीन कलर जो है उसका लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। यानी प्लांट्स में क्लोरोसिस की डिजीज़ जो होती है इसकी वजह से हो जाती है। तीसरी बात, SO2 वाटर में रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के एसिड रेन बनाती है, और एसिड रेन जो होती है स्टूडेंट्स वो कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे हमारे मॉन्यूमेंट्स बनते हैं संगमरमर वगैरह से, उनको येलो कलर कर देती है, क्योंकि ये उनके साथ रिएक्ट करती है। इसके अलावा जो ये आपका एसिड होता है H2SO3, ये जो होता है आयरन और स्टील को कोरोड भी कर देता है। ठीक है।
तो ये इसके कुछ आपके इफ़ेक्ट्स हो गए, मतलब कि हमारे प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स की हेल्थ के लिए, एनिमल्स की हेल्थ के लिए भी, और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये एसिड रेन को कॉज करता है। याद करना है स्टूडेंट्स आपको ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वाई आर हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड दैट इज HOF। क्योंकि स्टूडेंट्स ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सॉरी, फ्लोरीन के पास में d ऑर्बिटल तो होते नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं होते तो ये +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो ये -1 शो करता है, +1 भी शो नहीं करता। +1 केवल एक एसिड में शो करता है, ये HOF के अंदर, वो भी अनस्टेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स आप ये वाला, कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, वो और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान एक जैसी है। ऑक्सीजन की और क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन ऑक्सीजन तो H बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? इसका आंसर हम दे सकते हैं स्टूडेंट साइज से, कि ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसीलिए ऑक्सीजन तो H बॉन्ड बना देता है लेकिन क्लोरीन H बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी लर्न करने का ही है, कि राइट 2 यूजेस ऑफ ClO2। ClO2 का क्या काम होता है? नंबर 1 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नंबर 2 ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, नंबर 3 ये ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, तीन एजेंट्स याद करने हैं आपको। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एक क्लोरीनेटिंग एजेंट हो गया, और एक ब्लीचिंग एजेंट हो गया। 3 एजेंट्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी हम वैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हेलोजेंस की 17th ग्रुप में, तो वहाँ हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपका 2.29, कि Cl2 को HCl से कैसे बना सकते हैं, यानी HCl से हम Cl2 कैसे बना सकते हैं, और Cl2 से हम HCl कैसे बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पहली पार्ट है HCl से Cl2 बनाने का, तो ये हम ऑलरेडी हेलोजेंस की प्रिपरेशन में कर चुके हैं, कि MnO2 जब 4HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो MnCl2 + Cl2 + वाटर बनाता है। तो इसमें देखो HCl किस में कन्वर्ट हो गया है, Cl2 में। अच्छा, दूसरी बात, Cl2 से HCl बनानी तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, H2 + Cl2 gives 2HCl। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं 7.31, जिसमें हमें सिर्फ क्या निकालनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। फिर इसमें हमें सबकी में किसकी निकालनी है? फास्फोरस की निकालनी है, तो इसको हम X मान लेंगे। ये फास्फोरस जो है इसको हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन की हम हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पुट करेंगे? +1 पुट करेंगे। ऑक्सीजन की कितनी पुट करेंगे? -2। कैल्शियम की कितनी पुट करेंगे? +2। ठीक है, और फ्लोरीन की कितनी पुट कर देंगे हम? -1। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करके, और जो हमने 11th में सीखा था उस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। सोडियम की भी +1 हो जाएगी क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप से, इसमें कोई खास बात नहीं है स्टूडेंट, जैसे हमने 11th में किया था वैसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.32, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। इनकी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लोरीन बनाने के मेथड के अंदर। और दूसरा Cl2 गैस इज पास इन सॉल्यूशन ऑफ NaI, ये भी हम स्टूडेंट्स कर चुके हैं, कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, दैट्स वाई इट कैन डिस्प्लेस आयोडाइड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ये रिएक्शन भी हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं। X नेगेटिव प्लस हमने ऐसे करा था MX, ठीक है, इस तरह से हमने करा था, X2 प्लस क्या बन जाएगा? MCl बन जाएगा। इस तरह से ये हमने इक्वेशन इसके अंदर करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए 7.33, हाउ आर ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड ऑब्टेन्ड। ऑलरेडी मैं आपको नोबल गैस की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखिए 34th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विद व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल इज ClO- आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ClO- किसके एक ऐसा हमें मॉलिक्यूल बताना है
जो न्यूट्रल हो और वो ClO नेगेटिव के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, सेम हो। तो देखो स्टूडेंट, ClO माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, -1 चार्ज है तो 1, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 26 हो गए। अब स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर ClF ले लेते हैं तो बताइए हमने यहाँ पे करा क्या, Cl तो था ही, O नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9, तो हमने 9 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले लिया, कौन सा ले लिया, फ्लोरीन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 26 अगेन हो गए, वापस 26 हो गए। यानी हमने इसमें एग्जाम्पल में क्या याद कर लिया, ClF। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, ClO माइनस, तो Cl तो कॉमन ही आ गया। O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी कितना है, 9 है। ठीक है, इज दैट मॉलिक्यूल इज अ लेविस बेस, यस ये लेविस बेस होगा, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने, क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, जो ये किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, हाउ आर Xenon O3 एंड Xenon OF4 प्रिपेयर्ड, कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। देखो हमने इनको इस तरीके से याद करा है हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में, कि अगर हम Xenon टेट्राफ्लोराइड या Xenon हेक्साफ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, Xenon O3। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हमें Xenon OF2 बनाना है स्टूडेंट्स तो हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ये देखिए Xenon हेक्साफ्लोराइड का क्या करा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए स्टूडेंट्स आप 7.36, ये वाला 7.36 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। देखो F2Cl2Br2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, ठीक, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स में। अगले में एसिडिक स्ट्रेंथ HF HCl HCl, ये मैंने हाइड्राइड वाली वीडियो में आपको शेयर कर चुका, इंक्रीजिंग है, अगेन हमें यही वाला ऑर्डर फॉलो करना है। अगले में आपसे पूछा गया NH3 PH3 ASH3 SBH3 BH की इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ, ये भी मैंने हाइड्राइड में आपको जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स, तो NeF2। हमें पता है नोबल गैसेस में से केवल कौन कंपाउंड बनाता है, Xenon, बाकी कोई कंपाउंड बनाता नहीं है, या नियॉन कंपाउंड बना रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 30। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको P ब्लॉक एलिमेंट्स की NCERT के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे। आई होप आपको वो सब समझ में आ गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द